आज का हमारा टॉपिक है स्वीडन के हवाले से कि रेजिडेंस परमिट की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने फिल करनी है। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वीज़ा और रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क है। उसके बाद फाइनेंशियल मीन्स पर बात होगी, स्वीडन के लिए पासपोर्ट की क्या अहमियत है और किस तरह उसका जो है वो डिजिटल चेक होना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो आपको रेजिडेंस परमिट फाइल करने के लिए चाहिए, और उसके अलावा कब आपको एडमिशन और कब आपको रेजिडेंस परमिट फाइल करना है। तो ये सारे टॉपिक्स पर एक एक करके मैं बात करूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जी वीज़ा और रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो वीज़ा है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 3 महीने से कम अरसे के लिए स्वीडन में जा रहे हैं, चाहे वो स्टडीज़ हैं चाहे वो विजिट है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोगों को स्वीडन जाने के लिए रेजिडेंस परमिट नहीं चाहिए होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा चाहिए होता है अगर उनका स्टे 3 मंथ से कम है। लेकिन अगर वहाँ से जाने वाले लोगों ने 90 दिन से ज़्यादा का स्टे वहाँ करना है तो डेफिनेटली वो रेजिडेंस परमिट फाइल करेंगे, वीज़ा फाइल नहीं करेंगे। रेजिडेंस परमिट होता क्या है? रेजिडेंस परमिट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो स्वीडन जाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहिए, जिसकी बेस पर वो वहां पर उनको लिविंग अलाउ करते हैं और वहां पर उनको स्टडीज अलाउ करते हैं। अगर आपका ताल्लुक नॉन यूरोपियन कंट्रीज से है, जिस तरह के हम पाकिस्तानी, तो आपको डेफिनेटली रेजिडेंस परमिट फाइल करना है। और स्टूडेंट्स के लिए जो रेजिडेंस परमिट फाइल किया जाता है उसको समटाइम्स स्टूडेंट वीजा भी बोला जाता है, तो आपने इसको वीजा से कंफ्यूज नहीं करना। बेसिकली जो स्टूडेंट वीजा है वो रेजिडेंस परमिट ही है। यहाँ से वही इंटरनेशनल स्टूडेंट स्वीडन स्टडीज के लिए जाते हैं जो इन फ्यूचर वहां पर सेटलमेंट का प्लान भी कर रहे होते हैं। तो 3 मंथ्स की स्टडीज या फिर 1 साल की स्टडीज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये वो स्टडीज हैं जिनसे स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमाज या डिग्रीज मिलेंगी, वहां पर काम करने के ऑफिशियल राइट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान से जाने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उनको पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ हो, उनको वहां पर PSW अलाउ हो और उसके बाद जो है वो सेटलमेंट के चांसेस भी मिले। तो इसीलिए पाकिस्तान से जाने वाले तमाम स्टूडेंट्स ना तो 3 महीने की स्टडीज के लिए वहां जाते हैं जो कि डिप्लोमा होता है, और ना ही 1 साल की स्टडीज के लिए वहां जा सकते हैं, क्योंकि फिर उनको रेजिडेंस परमिट तो मिल जाएगा लेकिन जॉब के राइट्स नहीं मिलेंगे। तो फुल टाइम स्टडीज के लिए आपने जाना है मोर देन 1 ईयर, आप 1.5 साल की स्टडीज पर जा सकते हो, आप 2 साल की स्टडीज पर जा सकते हो, आप 3 साल की स्टडीज पर जा सकते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस परमिट की ही ऑप्शन है, वही आपने फाइल करना है और वही आपको मिलेगा। अब दूसरा मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल मीन्स। फाइनेंशियल मीन्स जो है वो बेसिकली है क्या, चाहिए क्यों, किस तरह उनको मेंटेन करना है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जो मेन एप्लीकेंट है, जो बंदा स्टडीज के लिए स्वीडन जा रहा है, उसको इतना काबिल होना चाहिए फाइनेंशियली वो खुद को सपोर्ट कर सके। उसके जो फाइनेंशियल मेंटेनेंस के सोर्सेज हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उसका वहां पर जितनी देर का रेजिडेंस परमिट है उतनी देर की फुल श्योरिटी उसके पास हो, अमाउंट्स की सूरत में, उसके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसों की सूरत में, कि वो फुली अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा रहे हो, मेन एप्लीकेंट आप हो और आपकी फैमिली आपके साथ जा रही है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में उनके प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट को देख के साफ साफ ये नजर आए कि आप अपने साथ लेकर जाने वाले फैमिली मेंबर्स को फुली फाइनेंशियली सपोर्ट करने के काबिल हो, इसीलिए आप उनको साथ लेकर जा रहे हैं। और ये उसी सूरत में है अगर आपके साथ जाने वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके साथ वाइफ जा रही हैं या हस्बैंड जा रहे हैं और उनकी एम्प्लॉयमेंट इतनी स्ट्रांग है, उनकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट्स मौजूद हैं, तो वो खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका अपना कोई जरिया आमदन नहीं है, कोई उनकी अपनी जॉब वगैरह या कोई और चीज नहीं है, तो फिर आपने ही उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। फिर आप इस काबिल हो कि आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो ही आप उन्हें लेकर जाने का क्लेम कीजिए, अदरवाइज आप उन्हें मत लेकर जाएं। कैसे पता चलेगा कि आप इस काबिल हैं कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के पूरे काबिल हैं? तो ये चीज जो है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट शो करेगी, यानी आपके बैंक एसेट्स बताएंगे कि आपके पास इतनी अमाउंट है, आप जितनी देर का रेजिडेंस परमिट फाइल कर रहे हैं और जितने लोगों का रेजिडेंस परमिट फाइल कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्री की वो आप मीट कर रहे हैं, उतनी अमाउंट आपके पास मौजूद है आपके बैंक अकाउंट में। तो स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है बेसिकली वो आपके बैंक अकाउंट को, आपके बैंक एसेट्स को वेरीफाई करेगी और फिर आपको जो है वो रेजिडेंस परमिट इशू होगा। आपके पास जो है वो पर्सनल बैंक एसेट्स होने चाहिए। ये मेन पॉइंट है कि आपके पास पर्सनल बैंक एसेट्स होने चाहिए। यानी अगर आप स्टडीज के लिए बाहर जा रहे हो तो आपने ना तो अपने अम्मा, ना अब्बा, ना बहन, ना भाई, किसी की बैंक स्टेटमेंट अटैच नहीं करनी है, चाहे वो आपका फर्स्ट डिग्री रेलिवेंट है, चाहे वो आपका कुछ भी लगता है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में होगी, वो बैंक अकाउंट जिसमें आपका वही नाम शो हो रहा
है जो कि आपके पासपोर्ट पे है, वही आईडी कार्ड होगा जो आपके पासपोर्ट पे है, और आप अपने बैंक अकाउंट से फंड्स को विथड्रॉ करा सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपके साथ जा रहा है, यानी आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है, तो आप इस सूरत में ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप दोनों का ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो सकता है जिसमें से आप भी अमाउंट विथड्रॉ करा सकते हैं और आपका स्पाउस भी अमाउंट विथड्रॉ करा सकता है। बस इस सूरत में आपका जो ये भी आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स में ही आएगा, ये बैंक अकाउंट आपके यूज हो सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा बैंक अकाउंट आपका इस्तेमाल नहीं होगा जो आपके फाइनेंसेस को शो करे। अब रही बात बैंक अकाउंट के टाइप की, आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पर ही है, वही नाम शो हो रहा है जो पासपोर्ट पर है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर है, लेकिन आपने वो अमाउंट होल्ड करके रखी हुई है। यानी यहाँ पर बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहां आप अमाउंट डाल देते हैं लेकिन आप ट्रांसफर नहीं कराते, वहां से ट्रांजैक्शंस अलाउ ही नहीं होती हैं। तो इस किस्म का बैंक अकाउंट बिल्कुल नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है। आपने जो बैंक स्टेटमेंट अपनी देनी है और जब तक आपके डिसीजन नहीं आ जाता रेजिडेंस परमिट का, इसके दौरान आपकी जो बैंक जो अकाउंट है उसकी एक्टिविटी शो होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि अकाउंट अलाइव है, उसमें से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखिए, नॉर्मली जो माइग्रेशन एजेंसी है उनका जो है वो पॉइंट यही होता है कि आप उनके कंट्री में जा रहे हैं। स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी इस चीज को अहमियत देती है, इस चीज को इवेलुएट करती है कि आप उनके कंट्री में जा रहे हैं और आप जो बैंक अकाउंट शो करवा रहे हैं कि इसके अंदर एसेट्स पड़े हुए हैं और आप यहाँ से अमाउंट्स जो हैं वो अपने वहां पर लिविंग्स के लिए, एक्सपेंडिचर्स के लिए खर्च करेंगे, तो क्या आप अमाउंट्स को ट्रांसफर करने के काबिल हैं, आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये इस चीज का एक कह लें कि प्रूफ होता है जिससे शो होता है कि आपका अकाउंट जो है वो लॉक्ड नहीं है, आपके एसेट्स लॉक्ड नहीं है, आपका पूरा पूरा इख्तियार है, आप उनको विड्रॉ भी करा सकते हैं, आप वो डिपॉजिट भी करा सकते हैं। तो आपका अकाउंट जो है वो लॉक्ड एसेट वाला नहीं होना चाहिए। एक और चीज, आपने अपने अकाउंट से जिसको आप शो करा रहे हो कि ये अकाउंट है मेरा, ये इसकी बैंक स्टेटमेंट है और इसके अंदर इतने फंड्स हैं कि मैं खुद को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मेरे पास प्रॉपर फाइनेंशियल मीन्स मौजूद हैं, उस अकाउंट से आपने लार्ज अमाउंट्स जो हैं वो विदड्रॉ नहीं करानी है, ना ही ट्रांसफर करनी है। यानी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जा रहा है लोगों के अकाउंट में, जैसे ही आपको परमिट मिल गया है उसके बाद की बात कर रही हूँ, तो आपने लार्ज अमाउंट्स का ट्रांसफर नहीं करना। वो आपसे लेटर ऑन किसी भी वक्त आपकी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में से बड़ी अमाउंट्स निकली हुई होंगी तो डेफिनेटली ये एक डाउटफुल एक्टिविटी होगी, इससे आपके अकाउंट की वैलिडिटी जो है वो मुतासिर हो सकती है। उनको यही लगेगा कि अकाउंट में जो अमाउंट थी वो पर्सनल बिलोंगिंग नहीं थी, तो आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो खारिज हो सकता है। अब फाइनेंशियल मीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप किस किस सूरत में आप और किस किस तरह आप अपने फाइनेंशियल मीन्स जो हैं वो शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सनल बैंक एसेट्स हो गए, यानी आपके अपने अकाउंट में अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, वो आपने उनको बता देनी जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा अकाउंट है, ये इतनी अमाउंट्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप्स हो सकते हैं, अगर आपको स्वीडिश यूनिवर्सिटी ने कोई स्कॉलरशिप दिया है, उन्होंने आपको ये कहा है कि आपकी लिविंग्स और आपकी जो स्टडी के एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे वो बेयर करेंगे, तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो कराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो स्कॉलरशिप को नॉमिनेट करना है, उनके सर्टिफिकेट्स वहां जमा कराने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है कि जी ये स्कॉलरशिप मेरे पास है विद प्रॉपर प्रूफ। उसके बाद है जी इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका आपने प्रूफ देना है। देखें, यहाँ पर आपने जॉब लेटर नहीं देना, ना ही आपने अपॉइंटमेंट लेटर देना है, आपने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना है या फिर एक्सपीरियंस लेटर देना है जिसमें से ये पता चले कि आप कब से काम कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं और किस ओहदे पर आप फाइज हैं और कितनी आपकी सैलरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो उसके आप प्रूफ दे सकते हो, वो भी आपका जो है ना फाइनेंशियल मीन्स में यूज हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज है जो अभी हमारे कंट्री में तो खैर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी ये चीज भी आपको देखने को मिले कि अगर आपको जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट ने आपको जो है वो लोन दिया हुआ है स्पेसिफिकली उस काम के लिए जो आप करने जा रहे हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको लोन देती है कि ये लें, आपको इतनी अमाउंट की जरूरत है, आपको हम ये अमाउंट देते हैं स्वीडन में स्टडीज के हवाले से, तो उसके आपने प्रॉपर प्रूफ साथ अटैच करने हैं। जो लोन रिलीज के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो जो अमाउंट्स होंगी उसका प्रूफ आप देंगे कि जी ये इतनी अमाउंट है और मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू ही इसलिए की है कि मैं स्वीडन में जाके स्टडीज कर सकूं। तो इस सूरत में भी आप जो है वो ये फाइनेंशियल मीन्स शो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के बारे में अगर हम देखें तो स्पॉन्सर कौन हो सकता है, आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है। देखें, आपका जो स्पॉन्सर है स्वीडन में स्पेसिफिकली आपका स्पॉन्सर वो होना चाहिए जो ऑलरेडी स्वीडन में मौजूद है और आपको होस्ट करेगा। वो वहां पर मौजूद कोई इंसान हो सकता है या कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है जो आपको वहां पर स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, उसका कंसेंट लगेगा और उसकी सारी ऑब्वियसली डिटेल्स लगेंगी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान से अगर आपको कोई स्पॉन्सर चाहिए तो स्पॉन्सर आपका कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट एंटिटी आपका स्पॉन्सर नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जो चाहे आपके नाम पे बिजनेस चल रहा है, आपके अब्बू के नाम पे चल रहा है या आपके किसी रिलेटिव के नाम पे बिजनेस रनिंग कंडीशन में है, बेशक वहां से बहुत ज्यादा अर्निंग भी है, आप वहीं से खा पी रहे हैं, लेकिन वो भी आपको स्पॉन्सर, वो मालिकान जो कि प्राइवेट कंपनीज को ऑन करते हैं, रन करते हैं, वो कंपनीज भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती और ना ही उनके मालिकान आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपका स्पॉन्सर यहाँ से आपके वालिद या वालदा या आपके सगे या बहन या भाई होंगे,
आपको अमाउंट्स वो देंगे तो वो आपके फर्स्ट कैटेगरी यानी कि आपकी पर्सनल बैंक एसेट्स यानी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स में शुमार हो सकते हैं। अलग से वो आपको स्पॉन्सर का क्लेम नहीं कर सकते। बैंक स्टेटमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए? माइग्रेशन एजेंसी ने जिन चीजों को देखना है उनमें से बैंक स्टेटमेंट के ऊपर रिटन कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले है जी अकाउंट होल्डर का नेम, जो अकाउंट है उसकी डेट ऑफ इशुएंस, अकाउंट का बैलेंस और बैलेंस जो है वो किस करेंसी में है वो वहां पर वाज़ेह होना चाहिए। और एक चीज के आपका अगर बैंक अलाउ करे या आप पता कीजिए लाजमी बैंक या हेड ऑफिस आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट भी बनाकर दें जिसमें ये चीज रिटन होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे कंट्री में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आपको अलाउ किया जाता है। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी इशू कब हुई हो, जब आप अपना रेजिडेंस परमिट फाइल कर रहे हैं। और आप जाहिर है जब आप अपना रेजिडेंस परमिट फाइल करते हो तो आप यही चाहते हो कि उस अगले ही दिन से वो रेजिडेंस परमिट की जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंसिडर होनी शुरू हो जाए। तो जिस दिन आपने रेजिडेंस परमिट फाइल करना है उससे पीछे जो 4 महीने हैं वो लिमिट है आपके पास, ठीक है। हम तो यही आपको कहेंगे कि आपने फ्रेश बैंक स्टेटमेंट निकाल के देनी है। आप 1 महीना पुरानी बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, 2 महीना भी दे सकते हैं, 3 महीना पुरानी भी दे सकते हैं, 4 महीना पुरानी बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पुरानी बैंक स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी। बैंक स्टेटमेंट का ड्यूरेशन आपका 6 मंथ्स होना चाहिए। बेहतर यही है, हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको बताएंगे कि आपने फ्रेश बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर देनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी पासपोर्ट। पासपोर्ट को स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी जो है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ई पासपोर्ट बनवाइए, क्योंकि पासपोर्ट जो स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी है वो पासपोर्ट की जो है ई आइडेंटिफिकेशन करती है। तो वो जो चिप होती है पासपोर्ट के ऊपर, बेसिकली वो उस चिप से आइडिया लगा लेते हैं कि जी इसका पूरा रिकॉर्ड जो है पीछे वो क्या है। तो अगर आपके पास ई पासपोर्ट नहीं है तो भी आपको कंसीडर करते हैं और आपको ईमेल की जाती है बाकायदा कि आप अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवाइए। तो फिर आप उस सूरत में आपने इस्लामाबाद में मौजूद जो स्वीडन की एम्बेसी है वहां से आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है। इन पर्सन वहां पर आपने जाना होता है अपने पासपोर्ट को लेकर, और वहां पर जाकर आपने अपनी बायोमेट्रिक्स देनी होती हैं, अपने पासपोर्ट का रिकॉर्ड वहां पर जमा कराना होता है, जिसकी बेस पर फिर वो आपको चेक करते हैं और फिर आपको रेजिडेंस परमिट इशू होता है। आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट से मुराद ये है कि अक्टूबर 2025 से उन्होंने एक नई अपडेट दे दी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सटेंडेबल ना हो। जितनी देर आपने वहां पर रहना है स्वीडन में, यानी अगर आपकी 2 साल की स्टडीज हैं प्लस आपको 1.5 साल का PSW मिल रहा है तो 3.5 साल हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो जिस दिन अपना वीजा फाइल करना है, अपना रेजिडेंस परमिट फाइल करना है, आपका पासपोर्ट 4 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। पहले क्या होता था कि जी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 2 साल तक है, आज आप रेजिडेंस परमिट फाइल कर रहे हैं, ठीक 2 साल बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लेंगे, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उसको इनवैलिड समझा जाएगा उस पासपोर्ट को, ठीक है। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जितने अरसे तक आपने वहां रहना है स्वीडन में। आपका पासपोर्ट वन गो में जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट उसके बाद आए, उसके बीच में कभी ना आए, और ना ही आपको वो रीन्यू करवाना पड़े। अगर आपका पासपोर्ट एक्सटेंडेबल कंडीशन में होगा, यानी साल के लिए वैलिड है, उसके बाद रीन्यू कराना है, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। और सेम इसी तरह आपके जो को पार्टनर्स हैं, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, इन सब के भी पासपोर्ट की यही शर्त है। और जाहिर है रेजिडेंस परमिट भी आपको उतने ही अरसे का इशू होगा जितने अरसे का आपका पासपोर्ट वैलिड है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 साल का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कराते हैं। जाहिर है रेजिडेंस परमिट जो होता है वो रीन्यू हो जाता है इजीली, तो फिर भी आपने अपना पासपोर्ट जो है वो 1 साल की वैलिडिटी वाला नहीं रखना। अगर आपका पासपोर्ट लग रहा है आपको कि 4 साल से पहले एक्सपायर हो जाएगा, आपने नया पासपोर्ट बनवा लेना है। रेजिडेंस परमिट आप 1 साल का भी फिल कर सकते हैं मिनिमम, आप 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास शो करने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो कितनी है। कुछ लोगों का जो जाहिर है जिनका ई पासपोर्ट है उनका वो डिजिटल चेक कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फिर वहां जाना पड़ता है। उनको ईमेल्स आती हैं कि आपका जो है वो पासपोर्ट अपना वेरीफाई कराइए। तो जो फिर जिसको ईमेल आती है उसको डेफिनेटली फिर इन पर्सन अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, अपने पासपोर्ट के साथ वहां जाना होता है, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स देनी होती हैं, बायोमेट्रिक्स देने होते हैं, फिर उनका जो है वो प्रॉपर चेक होता है और उसके बाद एजेंसी जो है वो डिसाइड करती है कि इसको रेजिडेंस परमिट इशू करना है या नहीं करना। ये याद रहे कि जो आपने अपनी कॉपीज अपलोड करनी है पासपोर्ट की, पासपोर्ट आपका क्लियरली, बहुत क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, उस पर रिटन एक एक इंफॉर्मेशन जो है, एक एक नंबर जो है, एक एक वर्ड जो है वो क्लियरली अगले बंदे को शो होना चाहिए। सिग्नेचर आपके पासपोर्ट पर होने बहुत जरूरी है। विदाउट सिग्नेचर आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। अगर एक भी लेटर उनको नजर नहीं आ रहा, एक भी नंबर उनको सही से नजर नहीं आ रहा, तो आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि फिर जब आपने रेजिडेंस परमिट फाइल करना है तो आपका बैंक अकाउंट और वैलिड पासपोर्ट ये आपका जो है ये प्रॉपर होना चाहिए। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली उसमें पासपोर्ट है, उसकी कॉपीज आपने अपलोड करनी होती हैं। आपका पासपोर्ट डिजिटल चेक होगा, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको मैनुअली वहां जाकर इन पर्सन आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। लेकिन हाँ, उस अपॉइंटमेंट से पहले आपको एक ईमेल आएगी कि अपने पासपोर्ट को वेरीफाई कराइए, फिर आपने वहां जाना है और जाके अपने पासपोर्ट को वेरीफाई करवा के आए। उसके बाद आपकी मेन चीज है वो है आपकी ट्यूशन फी पे करने के बाद एक जो फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो फिर हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर यूनिवर्सिटी में
पास की ऑप्शन मौजूद है। अगर यूनिवर्सिटी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है तो वेल एंड गुड, आपको विदाउट पेइंग एनी पेनी आप उसी को शो कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करानी है जिसमें इमरजेंसी कवरेज होती है, जिसमें डेंटल कवरेज होती है, और इवन आपको अगर कोई इमरजेंसी कोई हो जाती है, वहां पर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, अपने कंट्री में वापस भेजने की अमाउंट्स भी उसी में कवर्ड होती हैं। उसके अलावा आपकी जो फाइनेंशियल मेंटेनेंस है उसकी रिक्वायरमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली कंपाइल्ड होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेटेड होने चाहिए और अपोस्टाइल होने चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब करना होता है और एडमिशन कब अप्लाई करना होता है, रिजल्ट्स कब आते हैं, वीजा कब आपने अप्लाई करना है, वहां पर पहुंचने की क्या, यानी एक टाइमलाइन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो एडमिशन राउंड्स हैं वो ओपन होते हैं सितंबर इनटेक के लिए अक्टूबर में। 16 अक्टूबर 2025 को एडमिशंस ओपन हुए थे, और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट कराने की जो डेडलाइन थी वो 15 जनवरी थी, 15 जनवरी 2026। एप्लीकेशन फी और डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की जो डेडलाइन थी वो 2 फरवरी थी। और जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटीज, जिनको एडमिशन जारी करेंगी, ऑफर लेटर्स आने की जो डेट है वो 26 मार्च 2026 है मास्टर्स के लिए, और बैचलर्स के लिए जो सिलेक्शन डेट है, जो ऑफर लेटर्स आएंगे वो 31 मार्च 2026 है। ट्यूशन फी पे करने की आपको जो जाहिर है वो बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल, आपने 1-2 हफ्ते आपको मिल जाएंगे, उसमें आपने ट्यूशन फी पे कर देनी है। और जाहिर है ट्यूशन फी पे करने के बाद 1-2 हफ्ते में आपको जो है वो वीजा डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो रिलीज करना शुरू कर देती है यूनिवर्सिटीज, और आपने रेजिडेंस परमिट फाइल कर देना है। कोशिश करनी है कि आप अप्रैल में ही रेजिडेंस परमिट फाइल कर दें, ताकि 3 से 4 महीने जो, क्योंकि एम्बेसी ने डिसीजन नहीं लेना होता, एम्बेसी ने सारी फाइल्स तैयार करके बना के आगे स्वीडन में भेजनी होती हैं माइग्रेशन एजेंसी को, और फिर उनकी पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी और अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद डिसीजन बनता है। तो इसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अगस्त में, अगर आप अप्रैल में फाइल कर लेते हो रेजिडेंस परमिट, तो अगस्त में चांसेस होते हैं कि आपका रेजिडेंस परमिट इशू हो जाए। और आपने कोशिश करनी है कि स्वीडन में भी आपने अगस्त में ही, मिड ऑफ अगस्त तक आपने पहुंच जाना है, क्योंकि एंड ऑफ अगस्त में 30th या 31st को क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।